चलो भैया, तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, हमारा इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 है, 3 लिख रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर नंबर 4 में हम अब तक क्या देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 तक बेटा हमने ये देखा इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी थ्योरी थी जो हमारे इवोल्यूशन के बारे में थी, क्या क्या हमारी धारणाएं मौजूद थी, क्या हमारे मानना था इवोल्यूशन को लेकर के, ये सारा बेसिक बेसिक आइडिया देखा। फिर हमने सेम लेक्चर में हमने क्या देखा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अर्थ पर लाइफ कैसे आई, अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव पहले किस तरह से था, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि जो हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, क्या हमारे पास में कोई एविडेंस भी है, या हम अपनी बात हवा में कर रहे जी कि हाँ जी इवोल्यूशन हुआ है। हमने देखा कि वाकई में हमारे पास में एविडेंसेस होते हैं, और हमने बहुत सारे एविडेंसेस देखे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, स्ट्रक्चरल एविडेंसेस देखे जो कि होमोलोगस और एनालोगस को शो करते हैं। वहीं पर हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बात करी, वहीं पर हमने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करी, वहीं पर हमने पैरेलल इवोल्यूशन की थोड़ी सी झलक देखी। तो सारी चीजें हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी एनसीईआरटी ने पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा आता है वो आता है एरा, हालांकि एरा से भी बड़ा इयोन होता है, लेकिन एरा ही है। एरा के बाद में पीरियड आता है, पीरियड के बाद में आपका क्या आता है भाई, इपोक्स आता है। ठीक है, तो जो आपको बेसिकली 3 एरा याद रखने हैं वो कौन से हैं, पीएमसी, P4 आपका पैलेजोइक, M4 मीसोजोइक, और C4 क्या होता है, सीनोजोइक होता है। उसके अलावा आपको सीनोजोइक एरा में 2 आपको पीरियड याद रखने हैं, एक याद रखना है टर्शरी और एक याद रखना है क्वाटरनरी। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है, तो ये आपको इतनी चीजें याद होनी ही चाहिए। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो आपका पैलेजोइक एरा है उसमें सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये चारों एरा आपको क्या रखना है, याद रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिल्यूरियन में फर्स्ट वर्टिब्रेट आया था, और आपके डेवोनियन में जो आपके फिशेज होती हैं उनका क्या था, गोल्डन पीरियड चल रहा था, एम्फीबियंस अपीयर हुए। उसके बाद में आपके डेवोनियन के बारे में भैया आपका कार्बोनिफेरस आता है, उसमें कौन डेवलप हुआ जाता है, उसमें आपके भैया एम्फीबियंस का गोल्डन पीरियड निकल कर आया। ठीक है, कोल कोयला भी वहीं पर आपको दिखाई पड़ता है बेसिकली। उसके बाद में आपका पर्मियन आता है, पर्मियन में आपके क्या बनने शुरू हो गए भैया, रेप्टाइल्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। रेप्टाइल्स की 2 ब्रांचेस निकली थी, एक थी साइनेप्सिडा और एक थी सौरोप्सिडा। याद आया नहीं आया? साइनेप्सिडा जो कि मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स है, सौरोप्सिडा जो एविस वाली डायरेक्शन को निकल रहे थे। पूरे का पूरा डायग्राम सारा कुछ हमने देख लिया। हमने देख लिया डायनासोर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या उनके ब्रांचेस थी, टीरेक्स के बारे में बात करी हमने, थिकोडोंट क्या है, पेलिकोसोर, सब हम एक एक चीज करके अब क्या कर चुके थे भाई, देख चुके थे। आज हम बात करेंगे अपना आगे की तरफ। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था लास्ट लेक्चर में। और क्या बताया था मैंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में, मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस देने वाले कौन थे भैया, अर्नस्ट हैकेल थे। डिस्प्रूव करने वाले कौन थे, अर्नस्ट बेयर। याद रखना, अर्नस्ट हैकेल ने दिया और डिस्प्रूव किसने किया, अर्नस्ट बेयर ने डिस्प्रूव किया। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया, इनके मुताबिक क्या था, इन्होंने एग्जांपल लिया किसका भैया, इन्होंने एग्जांपल लिया इनका, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं इन सभी के एम्ब्रियो को देखा अर्ली स्टेजेस में। सभी के पास में सिर के पास में क्या दिखाई पड़ते हैं, गिल स्लिट की रो दिखाई। तुम्हें भी दिख रही नहीं दिख रही है, ये क्या दिख रही तुम्हें, ये गिल स्लिट की रो दिखाई पड़ रही है। अबे दिख रही क्या, ये सभी के अंदर दिखाई पड़ रही है आपको। लेकिन केवल और केवल ये पाई किस में जाती है, एडल्ट में, फिशेज के अंदर आपको देखने मिलती है, ना सैलेमेंडर में है, ना टर्टल में, ना चिकन में, ना शीप में, और ना ही ह्यूमन के अंदर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? तो ये क्या थे हमारे, ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। क्या एविडेंस मिले, अरे सर अगर अर्ली स्टेजेस एक जैसी है मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन यहाँ पर जरूर होगा। ये बात समझाने की यहाँ पर क्या करी जा रही भाई, कोशिश करी जा रही। अब जो हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो हमने एविडेंसेस देखा है, अब हम ये देखेंगे कि वो जो एविडेंसेस आज आपको देखने मिले हैं, उस एविडेंसेस का क्राइटेरिया क्या रहा था, आखिरकार कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, कौन कौन लोगों ने इसमें अपनी मेहनत करी, किस किस लोगों की बदौलत आज आप इवोल्यूशन जैसा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो भैया 3 थ्योरी यहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। नंबर 1 पे आपके लैमार्किज्म आती है, नंबर 2 पर डार्विनिज्म आती है, नंबर 3 पर म्यूटेशन थ्योरी आती है। सारी की सारी कहानी यही है। जैसे ही आपके म्यूटेशन थ्योरी खत्म होगी वैसे ही आपका 99% चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में केवल एक ही चीज बचेगी और वो है आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन। आपको क्या रखना है भैया, याद रखना है। ठीक है भाई, अरे क्लियर है? चलिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमार्क की थ्योरी के बारे में। देखो बेटा, लेमार्क एक साइंटिस्ट है, हालांकि लेमार्क वो साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने बायोलॉजी की टर्म को भी दिया था। ठीक है, बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। आ रही बात समझ में? तो उनके साथ में मिलकर के लेमार्क ने इस टर्म को दिया था, याद रखना है। तो लेमार्क की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहला, लेमार्क ने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म
अपने जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करेगा वो ऑर्गन उतना ही डेवलप होगा। यानी कि उसने पहला पॉइंट क्या दिया कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, आप इस्तेमाल करोगे तो वो ऑर्गन आपका ग्रोथ करेगा, आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो ऑर्गन आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये थ्योरी इसने यहां पर दी। दूसरा क्या था? दूसरा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता से बच्चे में नहीं आए हैं। ध्यान सुनिएगा, कोई कैरेक्टर जो मैंने अब डेवलप किया है अपने अंदर तो वो मेरी अगली पीढ़ी के अंदर भी जाएगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, मेरे चोट लग गई एग्जाम्पल के तौर पर, और मेरे चोट लग कर गई, यानी लेमार्क के अकॉर्डिंग की बात कर रहा मैं। मेरे चोट लगने के बाद में क्या हुआ? मेरे चोट लगने के बाद में मेरे यहाँ पे फेस पे कोई निशान पड़ गया के, तो लेमार्क ये कहता था कि भैया वो निशान तुम्हारी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। हालांकि ये बात सही नहीं थी, समझ, ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है ना। ठीक है, तो क्या थी? दो की पॉइंट यहाँ पर थे, दो की कॉन्सेप्ट थे। नंबर 1 क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नंबर 2 क्या था? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आ रही बात समझ? इसके अलावा ये है हमारे भाई साहब लेमार्क। लेमार्क ने क्या बोला? लेमार्क ने कहा कि आपके एनवायरमेंट में कुछ तो चेंज होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या कहा लेमार्क ने? कि आपके एनवायरमेंट में कुछ तो चेंज होगा, उस चेंज से आपकी एक नीड डेवलप होगी। होगी कि नहीं होगी? आपके एनवायरमेंट में क्या होगा? कुछ तो चेंज आएगा, उस चेंज से आपकी नीड क्या होगी? डेवलप होगी। आपके एनवायरमेंट में जैसी नीड डेवलप हुई, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को वेरिएशन ले आओगे। इसने क्या बोला? कि वेरिएशन क्या होगा? अकर होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि आप किसी एनवायरमेंट में हो, उस एनवायरमेंट में कोई चेंज आ गया, तो वो चेंज आकर के आपकी बॉडी ने पहचान लिया, तो आपकी बॉडी उस चेंज को पहचान करके अपने आप को भी क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। ये किसने कहा था? ये लेमार्क ने कहा था। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई? समझ में आ रही बात? इसने कहा था कि फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, यहां पर याद रखिएगा। फिटनेस एंड वेरिएशन इज क्रिएटेड बाय नेचर। जो कि फिटनेस है और जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है भाई? वो नेचर की वजह से आ रहा है। ठीक है, और इवोल्यूशन की वजह से ही क्या होता है? वेरिएशन होता है। उल्टी लाइन है हालांकि, ये वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन होता है। लेकिन लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क ने कहा कि भैया जी, आपकी नीड को कौन क्रिएट करेगा? एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, और वही डिसाइड करेगा कि आपके अंदर अब कौन सा कैरेक्टर आना है, वही डिसाइड करेगा आपके अंदर के वेरिएशन को। और यानी कि आप इवॉल्व हो रहे हो, इवॉल्व से क्या हो रहा? इवॉल्व हो गए तभी तो आप क्या कर पा रहे हो? अपने आप को वेरिएशन शो कर रहे हो। ये लेमार्क की कहानी थी। ये कुत्ते बोलने नहीं देंगे मुझे, ठीक है? चलिएगा, अब इसको देखिएगा, ये क्या है? एक आदमी उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा, कौन है? ये पापा का परा। पापा की परी तो होता है। हाँ, मुझे पापा की परी का फोटो लगाना था, ठीक है ना? चलेगा, अब इसको हम समझते हैं कि लेमार्क ने जो बात बोली कि एनवायरमेंट में चेंज हुआ, उससे हमारी नीड डेवलप हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं 50 फीट माले की बिल्डिंग पर खड़ा हो जाऊं और वहां से कूद जाऊं, तो मेरे एनवायरमेंट में चेंज तो हुआ। जब मैं वहां से कूदा तो अब मुझे किसी न किसी चीज की तो जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? विंग्स की। अरे नहीं है मेरे पास, उड़ना है ना मुझे अपनी जान बचाए, तो विंग्स की जरूरत होगी। तो क्या मेरे विंग्स निकल के आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या मेरे विंग्स निकल के आएंगे? नहीं आएंगे निकल के। ध्यान से देखिएगा, तो यही तो कहा गया कि एनवायरमेंट में क्या आया? चेंज आया। उस चेंज से तुम्हें कुछ नीड आई, वो नीड प्रोड्यूस करेगी नए स्ट्रक्चर को, और वो नए स्ट्रक्चर की वजह से ऑर्गेनिज्म की हैबिट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बकवास बात है। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि इसका क्वेश्चन मार्क क्या है कि कैन वी स्प्राउट विंग्स विशिंग टू फ्लाई लाइक अ बर्ड्स? क्या हम अगर बर्ड्स की तरह उड़ना चाहते हैं तो क्या हमारे पंख निकल आएंगे? जवाब है नहीं। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि एनवायरमेंट चेंज होगा, जरूरत बनेगी? जरूरत तो हुई ना हमें। लाओ मैं तुम्हें 50 माले पे से धक्का दूं, 10 फीट की दीवार से धक्का दूं, तुम्हारे क्या विंग से निकल आएंगे? नहीं भाई, जरूरत हुई ना, तुम्हें बचना तो है ना कुछ एडेप्टेशन आया, नहीं हुआ ना। तो ये थ्योरी क्या कर दी गई? ये थ्योरी को यहां पर डिस्प्रूव कर दिया। और यही भी डिस्प्रूव नहीं हुई, उसके बाद में आपके क्या अभी, अच्छा एक चीज और समझिएगा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर का क्या हो रहा हो, इनहेरिटेंस हो रहा हो। खैर इसको पॉइंट को भी आप छोड़ दीजिएगा, इससे हम बाद में बात करें। पॉइंट ये है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा, यानी अगली पीढ़ी में जाएगा, वे कैरेक्टर आपस में इकट्ठा होंगे, बहुत टाइम के बाद में जाकर के नई स्पीसीज आपके बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं, इसको हम अभी आपको बाद में समझाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल ये है, सर लेमार्क ने बात तो बोली कि सर दो की पॉइंट थे इसके, कौन कौन से? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। हम उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। जैसे सर आपने बताया था पिछली क्लासेस में कि हमारे अपेंडिक्स था, हम उसका यूज नहीं करते तो वेस्टिजल हो गया। सर बात तो सही बोली आपने। हाँ भाई, बात तो सही करे आप,
है क्या नहीं है? सर ह्यूमन के अंदर मेमोरी ग्लैंड 2 से ज्यादा थी, बताया था ना सर, यूज नहीं करी तो क्या हो गई, गायब हो गई। सर बात तो आप सही कह रहे हैं, कह रहे नहीं कह रहे सर? हमारे जो थी ऐसी बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकता, सर उन्होंने फ्लाई उड़ने के लिए अपने विंग्स का यूज नहीं किया, इवोल्यूशन के कोर्स में क्या हो गई, गायब हो गई। बात तो सही है, सही है नहीं है? सर ऐसे हमारे स्नैक हुआ, स्नैक से पहले एम्फीबियंस, उनके तो हाथ पैर आ रहे थे निकल गए, लेकिन स्नैक तो लिम्बलेस हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया, लिम्बलेस, कोई हाथ पैर नहीं उसके, मतलब यूज नहीं कर रहा था वो हाथ पैर का, वो अलग तरीके से कर रहा था तो नहीं, गायब हो गए। बात तो सही है तुम्हारी। तो सर आप कैसे कह दोगे लेमार्क गलत है? मैंने कब कहा कि लेमार्क हर जगह पर गलत है? चलिए कौन कौन सी है? लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिसका इन्होंने ठोक बजा के बात करी। इन्होंने कहा कि लगा भाई देखो, अब डायग्राम पीछे वाला समझो। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला डायग्राम देखो, पीछे वाला फोटोग्राफ देखो। इन्होंने कहा कि भैया ये कौन था? ये था हमारा जिराफ, छोटा सा। समझ में आ रही बात? ये छोटी हाइट का था तो नीचे की क्या खा लेता था? घास फूस खा लेता था। अब नीचे की घास क्या हो गई? खत्म हो गई, एनवायरमेंट में चेंज आया, तो क्या खाना पड़ेगा उसे? पेड़ खाना पड़ेगा। नीड हुई, नीड हुई तो इसने अपनी गर्दन यहां से क्या कर ली? इतनी लंबी कर ली। ऐसा ऐसे कैसा हो जाएगी? प्रूफ ये दिया कि इसकी गर्दन में भी कितनी हड्डियां हैं? 7 हड्डियां हैं। फॉर्मूला क्या है? C7T12L5S5C1, याद है ना? किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेटा होती है। तो जिराफ है भाई, इतनी लंबी गर्दन होने के बाद भी हड्डियां ज्यादा, हड्डियां तो 7 ही हैं। तो क्या हुआ यहां पर? क्या एनवायरमेंट में चेंज आया, घास गई, इसकी नीड बनी ऊपर की घास खाने की, तो इसने नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, अपनी गर्दन को क्या कर लिया? लंबी कर लिया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये कहानी किसने बताई भाई? ये कहानी बताई हमारे जिराफ भाई साहब ने। तो लॉन्ग नेक के जिराफ थे। जिराफ इन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज, यानी कि बड़े पेड़ पर जो लगी हुई पत्तियां उसको खाने के चक्कर में अपनी गर्दन को क्या कर लिया उसने? लंबा कर लिया। उसके अलावा लेमार्किज्म को कौन सपोर्ट करता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन बताया ना मैंने, अपेंडिक्स हुआ, रिड्यूसल वो हो गया, आपके पूंछ का गायब होना, हरी बात समझ, ये हो गया। उसके अलावा सर क्या किसी ने कोई साइंटिफिक तरीके से डिस्प्रूव किया? यस, 2 साइंटिस्ट हैं, एक वाइजमन और एक पेने। वाइजमन को ही याद रखना है आपको, पेने तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। वाइजमन ने क्या बोला? कहने लगा यार लेमार्क तुम जो बात बोल रहे हो कि ऑर्गेनिज्म मतलब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने डिस्प्रूव किया। इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम ये कह रहे हो कि किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर ऐसा आया जो उसके माँ बाप से नहीं मिला, तो वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा। कहने लगा हाँ जाएगा। कहने लगा आ जाओ तो तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं करके। वाइजमन ने पकड़ा चूहा, चूहे की क्या काट दी? पूंछ काट दी। कहा कहने लगे अगली पीढ़ी में पूंछ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कहने लगा नहीं, अब इसकी पूंछ गायब होगी तो अगली पीढ़ी में क्या नहीं आएगी? पूंछ नहीं आएगी। उसने अगली पीढ़ी बनाई, उसका भी क्या हुआ? पूंछ वाला चूहा निकला। कहने लगा ले एक और ले लूं। उसने एक और पकड़ के कर दिया। उसने मेल फीमेल जो चूहा चूहिया थी भैया जिनका क्रॉस कराना था, उन दोनों की भी पूंछ काट दी। फिर भी क्या आई? फिर भी भैया वहां पर पूंछ निकल गई। तो क्या बोला वाइजमैन ने? यार तुम कैसी बात कर रहे हो भाई, है कैसी बात कर रहे? उन्होंने चूहों की पूंछ को 22 जनरेशन 22 पीढ़ी तक काटा, लेकिन 22 पीढ़ी के बाद चूहे की पूंछ फिर भी आई, और तो और चूहे की पूंछ के साइज में कोई फर्क नहीं आया। समझ मारी बात? यही तो दिखा रखा है यहाँ पर। समझ मारी कि नहीं यार बात? कि क्या है भैया, ये आपके चूहे की पूंछ काट दी, ब्रीड कर दिया, ये करा कहीं तक के, फिर काटते चले गए लगातार, ये बनते रहे, काटते चले गए, बनते गए, काटते चले गए। कब तक रिपीट किया भाई? 22 घंटे तक। कोई फर्क यहाँ पर पड़ रहा नहीं, बिल्कुल भी। समझ मारी बात? क्लियर है? पेने ने क्या बताया? पेने ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर फ्रूट फ्लाई, जैसे फल मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। उसने कहा देख यार लेमार्क, तुम यही तो कह रहे ना कि कैरेक्टर एक्वायर्ड होगा, तो हाँ ठीक है। क्या लगा देख, मैं ये ड्रोसोफिला है, ठीक है, इसे ग्रोथ करता हूं 69 पीढ़ी, 70 पीढ़ी के करीब। उसने क्या किया? इस पीढ़ी को डार्क अंधेरे में पाला, लाइट नहीं दिखाई। समझ मारी बात? लाइट नहीं दिखाई तो साइट पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए था। जब 70वीं पीढ़ी को एनालाइज किया, पता लगा ना तो इसके आंखों के साइज में कोई रिडक्शन आया, ना इसकी आंखों की रोशनी में कोई डिफरेंस आपको देखने मिला। किसने बताया था? ये पेने ने बताया था। याद रह जाए ठीक है, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं, वाइजमैन जरूर याद रख लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थ्योरी कौन सी थी भाई हमारी? ये थी हमारी लेमार्किज्म, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डार्विनिज्म के बारे में। द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी, आ रही बात समझ में? वन ऑफ द मोस्ट ही बोल लेंगे, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का भाई कौन? सलमान खान। किंग कौन? ऑब्वियस सी बात, ऐसे यहां पर है बायोलॉजी का किंग कौन? डार्विन। और बायोलॉजी का भाई भी डार्विन। समझ में आ रही बात? अभी आप आगे पढ़ोगे, मेंडल के बारे में पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि भैया मेंडल कब घुस भर दिया गया था डार्विन के चक्कर में। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ? ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो डार्विन ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये दिखाई पड़ रहा है समुद्र के अंदर एक शिप है, वो जा रहा है टहर पे।
तो एक साइंटिस्ट थे डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन जिनका नाम था। 1831 से लेकर 36 तक 5 साल के करीब वो समुद्री यात्रा पर है। उन्होंने वर्ल्ड टूर किया। क्या किया भैया? उन्होंने वर्ल्ड टूर किया। ठीक है। अच्छा, डार्विन की थ्योरी से पहले लेमार्क ने भी अपनी बात कह दी थी, सबने कह दी थी, लेकिन डार्विन की थ्योरी से पहले जो लोगों का मानना था वो यही था। क्या था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अर्थ 4000 साल पुरानी है। लाइफ में कोई वेरिएशन नहीं आया, जैसी लाइफ डे 1 पे थी ऐसी लाइफ आज ही और लास्ट तक ऐसी लाइफ रहने वाली है। कोई चेंज नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई इवोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो डार्विन 5 साल के लिए कहां पहुंचते भैया? समुद्री यात्रा पर पहुंचते हैं। और इस दौरान उनके जो शिप का नाम है वो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, HMS बीगल। क्या नाम है भैया उनका? HMS बीगल। वो शिप कहां कहां मूव किया? साउथ अमेरिका पहुंचा। साउथ अमेरिका में भी सबसे इंपॉर्टेंट जगह गैलापागोस आइलैंड, जहां पर टोर्टोइज था, एल्बिंगटन टोर्टोइज, लार्जेस्ट टोर्टोइज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक्सटेंट हो गया था बकरियों के इंसर्ट कराने से। ये एग्जांपल था एलियन स्पीसीज इन्वेजन का, चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, याद रखिएगा। तो साउथ अमेरिका में क्या था भैया? गैलापागोस आइलैंड। साउथ अफ्रीका में भी मूव किया। और ये कहां घूमे भैया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी घूमे। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने एक बात को कंक्लूड किया। इन्होंने कहा यार जैसे तुम बता रहे कि लाइफ ऐसे बनी, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तुम कह रहे हैं कि लाइफ में वेरी नहीं। इन्होंने कहा कि मैं ठोक बजाकर, मैं प्रमाण देकर कहता हूं। वो आ रहे ना बाबा इश वाले चल रहे थे ना, तो ऐसे यहां पर है कि मैं प्रमाण देकर कहता हूं कि वेरिएशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है। मैं साबित करके कह रहा हूं कि लाइफ जैसे तुम आज बता रहे हमेशा से ऐसी नहीं थी। लाइफ में वेरिएशन आया है, लाइफ में बदलाव आया है, लाइफ में चेंजेस आए। क्योंकि डार्विन को बीटल्स कलेक्ट करने का शौक था, इंसेक्ट को पकड़ते थे, मारते थे, खुट 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 बुक बना ली। उन्होंने ऑब्जर्व किया बड़ी बारीकी से 5 साल तक। समझ में आ रही बात? और ऐसे कई सारे एग्जांपल उन्होंने दिए। तो हम डार्विनिज्म के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले। चार्ल्स डार्विन जैसे कि आप जानते हैं, तो की पॉइंट क्या था चार्ल्स डार्विन थ्योरी को देखिएगा। इन्होंने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करने की बड़ी अपार ताकत है। आप ये मान करके चलिएगा कि हाथी जैसा बड़ा जानवर जिसके गेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है, अगर उसको भी, मैंने बताया था ना, खड़ा हो जा, पीछे पड़, खड़ा हो जा, खड़ा होकर पड़। मैंने बताया था ना, क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? कहां बताया था? याद करो। ग्रोथ करो में, लॉजिस्टिक ग्रोथ करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो में, कैरिंग कैपेसिटी आई थी। वहां पर क्या लिखा हुआ? वहां पर लिखा हुआ था कि एलिफेंट जैसा स्लो रेट से डेवलप करने वाला ऑर्गेनिज्म को भी अगर नेचर में चेक इन ना मिले, अगर चेक ना मिले, तो वो भी इतनी तेजी से ग्रोथ कर देगा, 2-3-4 साल में धरती का बेड़ा गर्क कर देगा। समझ में आ रही बात? तो इतना तो रिप्रोडक्शन की पावर पॉसिबिलिटी है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है भैया? इमेंस पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन का। और थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ करती है वो कैसे ग्रोथ करेगी? एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। याद करो, 2 तरह के कर्व थे, एक था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक था आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। याद आया? लेकिन मैंने आपको वहीं पर बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमें लगता है कि है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। कई सारे फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं, जैसे उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी। भाई फूड ही नहीं है वहां पे, इतना तुम क्या करोगे रह के? कंपटीशन भी, बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है भैया? यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो पॉपुलेशन साइज है वो कैसा होता है भाई? वो लिमिटेड होता है। ये डार्विन की थ्योरी के की कॉन्सेप्ट थे, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा। ठीक है। क्या बोला मैंने? कि रियलिटी में पॉपुलेशन साइज क्या होता है? लिमिटेड होता है। और लिमिटेड होने का कारण क्या है? ये देखिएगा। लिमिटेड होने का कारण ये है कि क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है भाई? वहां पर लिमिटेड होती है। मैंने अभी बोला ना कि भैया एक्सपोनेंशियल, हमें लग रहा है कि ग्रोथ करेगा, हाथी ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन करता तो नहीं है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि ग्रोथ करने के लिए उसे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसे भोजन चाहिएगा, उसे रहने के लिए जगह चाहिएगी। वो तो फुल अनलिमिटेड नहीं है ना, वो तो लिमिटेड है। याद करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तब ऑब्जर्व होता था, बायोडायवर्सिटी में पढ़ाया था, जब आपकी ग्रोथ कैसी होती है भाई? जब आपकी ग्रोथ लिमिटेड होती थी, वो सॉरी अनलिमिटेड होती थी। और वो कब होता था? जब आपका फूड अवेलेबल अनलिमिटेड था। तो आई समझ में बात? मेरे कहने का मतलब क्या? यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है लेकिन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? सर रिसोर्सेज लिमिटेड है। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन जब होगा तो कौन विजेता होगा? जो सबसे बेहतर होगा। सोचो, 25 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं और सीट कर दी 30 लाख। काहे का कंपटीशन भाई? सर रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड कर दिए तो घंटा कंपटीशन होगा, लेकिन रिसोर्सेज क्या कर दिए? लिमिटेड। 25 लाख बच्चे, सीट कितनी कर दी? सर 44,000, 40,000। कितनी कर दी सीट? 40,000। 25 लाख बच्चे तो भैया क्रीम ही जाएगी वहां पे। तो
जो मेहनत करेगा वो ही जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कर तो रहे हो ना तुम, यही तो हुई कहानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है भाई, यहां पर लिमिटेड है, और पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में रिसोर्सेज को लेकर के क्या हुआ है भाई, कंपटीशन हुआ है। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये पॉइंट क्या था, यानी कि और कंपटीशन में विजेता वो होगा जो सबसे मजबूत होगा, सबसे ताकतवर होगा। यानी कि इंसान या ऑर्गेनिज्म या कोई पॉपुलेशन अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, स्ट्रगल कर रही होती है। जैसे कि आप डायग्राम में यहां पर देख सकते हैं, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी एक्सप्लेन करेगा कि जो सबसे बेहतर होगा वही बचेगा, अदरवाइज सब क्या कर दिए जाएंगे, वाइप आउट कर दिए जाएंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। अब देखिएगा, जो किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं ना बेटा, जो किसी मेंबर के पॉपुलेशन होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक उनका क्या होता है, अलग अलग देखने मिलता है, भले ही वो बाहर से दिखने में क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एक ही माता पिता के बच्चे क्यों ना हो, एक ही माँ बाप के बच्चे क्यों ना हो, उनके बीच में भी आपको कुछ असमानताएं, कुछ विभिन्नताएं देखने मिलती है। और वही वेरिएशन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, वेरिएशन बोलते हैं। और वही डिफरेंसेस बाद में इवोल्यूशन का क्या बनते हैं भाई, आधार बनते हैं, इवोल्यूशन का बेस बनते हैं। आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। समझ में आ रही बात? तो कहा गया भाई भले से बाहर से भले दिखो। अब एग्जाम्पल तो देखो भाई, आपको आपके भाइयों पहचान तो लेंगे लोग कि यार तुम उसमें से हो क्या, लेकिन सारे कैरेक्टर तो नहीं मिलते ना कुछ तो अलग होगा। कुछ ही कैरेक्टर मिलते हैं, ज्यादातर तो आप अलग होगे। वो अलग होना ही क्या कहलाया जाता है, वेरिएशन कहलाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? दोज कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान सुनिएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। इंपॉर्टेंट पार्ट आया, दो ऑर्गेनिज्म आए, दोनों में से किसी ऑर्गेनिज्म में क्या आया, वेरिएशन देखने मिला, और वो वेरिएशन उसको अपने एनवायरनमेंट में रहने में मदद कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, इवोल्यूशन का बेसिस बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो इनेबल करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि मिलेंगे वेरिएशन, वो कुछ के अंदर सभी में तो आएगा नहीं, कुछ में मिलेगा, सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, फूड और फिजिकल फैक्टर को लेकर के। ठीक है, क्या है, without breeds other that less, ये वुड योनी है, ये WOULD आएगा। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान सुनिएगा, क्लियर है, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, ऐसे समझिएगा। ये आपका एक MBBS की, देखो नीट की सीट है आपकी, ध्यान सुनिएगा, एक सीट है, और इसमें अपियर कितना हो रहे भैया, 5 बच्चे हो रहे। कितने अपियर हो रहे? 5 बच्चे, ABCDE। पेपर तो सबको सेम मिला, टास्क सबको सेम मिला, सबकी पढ़ने की स्पीड अलग अलग है, सीट तो एक ही बच्चे को मिलेगी। ध्यान सुनिएगा, मिलेगी किसे, जो सबसे बेहतर होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो सबसे अलग होगा बच्चा, जो सबसे क्या होगा, अलग होगा बाकी के मुकाबले में, उस सीट का वारिस, उस सीट का हकदार कौन होगा, वही बच्चा होगा। यही यहां पर कहने का मतलब है। दोज कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो इनेबल करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बेटर नेचुरल कंडीशन के अंदर, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आउटब्रीड कर देंगे जो कि ऐसे न, मतलब जो कि क्या करते हैं, जिनके पास में जो कम सर्वाइव करने के चांसेस होंगे, जिससे सर्वाइवल के चांसेस कम हो गए एज कंपेयर टू वेरिएशन वाले के। समझ रहे नहीं समझ रहे? एग्जांपल से मैंने आपको क्या कर दिया भाई, ये समझा दिया। ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब वेरिएशन का जिक्र है। सर वेरिएशन कितने तरह का होता है? 2 तरह के, एक हुआ आपका हेरिटेबल, एक हुआ आपका नॉन हेरिटेबल। हेरिटेबल का मतलब क्या है, ऐसे वेरिएशन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे, और नॉन हेरिटेबल का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। मान लो मेरा हाथ कट गया, क्या मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा? नहीं जाएगा। मेरे चोट लग गई, निशान पड़ गया यहाँ पे चोट का, मेरे निशान है देखो यहाँ पर, होगा ना, होगा, आईब्रो पे है निशान, क्या मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा? नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना बात? आपको क्लियर है? तो क्या बोला मैंने ये बोला कि ऐसे वेरिएशन जो कि हेरिटेबल है वो अगली पीढ़ी में जाएंगे, जो अगली पीढ़ी में नहीं जा रहे वे क्या है, नॉन हेरिटेबल। और अगली पीढ़ी में जाने वाले वेरिएशन वे अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ गए? मान लो किसी को आप ये मान के, किसी को वो हो गया, क्या बोलते हैं आपके, हीमोफीलिया ही हो गया। क्या हो गया? हीमोफीलिया। पढ़ेंगे आप आगे, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चोट लगने पर ब्लड नहीं रुकता। अब वो अगली पीढ़ी में तो जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा, तो वो आया तो वेरिएशन चेंज हुआ, लेकिन अगली पीढ़ी में जा रहा, तो वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? वो अनफेवरेबल है, बेकार है, हमारे काम का नहीं, हमें नुकसान देगा। समझ में आ रही बात? तो वेरिएशन क्या है, और जो हमारे ऐसे हेरिटेबल फेवरेबल वेरिएशन
यही क्या बनाते हैं, यही बाद में इवोल्यूशन का बेसिस करते हैं। ठीक है, चलिए सर स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस के लिए, उनमें फाइट हुई, स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे, मेहनत करने के बाद में फाइनल डे आया, एग्जाम वाले दिन सबकी लड़ाई हो रही, सारे लगे पड़े, लेकिन विजेता कौन होगा? वो दोज हु आर बेटर फिट, जो कि क्या है भैया, फिट है, विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिट का मतलब ये नहीं कि बॉडी बिल्डर की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा। फिट का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन करके कितनी स्पीड, कितना ज्यादा उसका रिप्रोडक्शन रेट है। आ रही बात समझ में? बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब है, ध्यान रखिएगा। फिटनेस का मतलब क्या है यहां पर? फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है, जो कि एंड रिजल्ट होता है ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। समझ में आ रही बात? ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। फिटनेस का मतलब किससे बात हो रही? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो नेचर जिसे सेलेक्ट करेगी वो उसे सेलेक्ट करेगी जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो रिप्रोडक्शन के हिसाब से क्या होगा, फिट होगा, जो रिप्रोडक्टिवली, जिसका नंबर रिप्रोडक्टिवली क्या होगा भाई, हायर साइड होगा। बेसिकली नेचर उसको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो, क्लियर है क्या सर? ऐसे कंक्लूजन केवल डार्विन ने दिया? नहीं, इसके जैसा ही कंक्लूजन दिया था एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था? एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। आ रही बात समझ में? डार्विन ने कौन सा आइलैंड में मेनली काम किया? गैलापागोस आइलैंड में। एल्फ्रेड रसेल जो वॉलेस था, उसने कौन से आइलैंड पे काम किया? मले आर्चिपेलागो आइलैंड के ऊपर काम किया, याद रखिएगा। सिमिलर कंक्लूजन था, सेम कहानी इन्होंने भी बताई थी। क्या बताई थी? यही बताई थी कि रिसोर्सेज को लेकर के इस तरह से कहानी होती है, रिसोर्सेज कम ज्यादा होंगी तो उसके हिसाब से क्या होगा भैया, अपना काम होगा। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब सवाल यहां से, डार्विन ने जो बात बोली कि सर कंपटीशन वाली, इस तरह वाली, कि ये अपनी मर्जी से बोल लिया, कुछ मिला। उसी टाइम पे एट द सेम टाइम एक साइंटिस्ट है माल्थस, क्या नाम था? माल्थस। माल्थस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और उस आर्टिकल में उन्होंने कुछ चीजों को समझाया और उन्हीं चीजों को समझ करके डार्विन उससे क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। डार्विन ने उस थ्योरी को समझकर ही क्या किया, कंक्लूजन दिया। और वो थ्योरी क्या थी ये देखिएगा। माल्थस ने बोला कि नेचर के अंदर दो चीजें हैं। क्या है भैया? एक तो ऑर्गेनिज्म हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया? और ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब नेचर में जो फूड है ना, वो तो ग्रोथ करता है अर्थमेटिकली। कैसे ग्रोथ करेगा भाई? अर्थमेटिकली। और ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करेगा? जियोमेट्रिकली। मतलब समझे आप इसका मतलब क्या है? अर्थमेटिकली का मतलब क्या है? एग्जांपल समझिएगा। अर्थमेटिकली मतलब क्या है कि सर 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5 दूनी कितना हो गया? 10। ये क्या हो गया? अर्थमेटिक। और ज्योमेट्रिकल का मतलब समझे क्या है? इसका मतलब हो गया कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अरे सर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 बार, यहाँ पे 5 बार, लेकिन ये अर्थमेटिक है, वो ज्योमेट्रिक है। कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यानी कि एग्जाम्पल है, ये फिक्स नहीं है कि 10 लोगों के लिए जितना भरपूर खाना है वो कितने लोगों में रहेगा? 32 लोगों में। कहने का मतलब क्या है कि आदमी 32 है, खाना केवल कितने का है? 10 लोगों का। तो 32 में से 10 वो जो सबसे ताकतवर होंगे उनको खाना मिलेगा, जो बाकी के 22 है वो क्या कर दिए जाएंगे? एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। वही कहानी है ना कि नेचर में भैया बच्चे तो एमबीबीएस का एग्जाम देने के लिए बैठे हैं 25 लाख, लेकिन सीट कुल कितनी है? 40,000। नहीं समझे? 40,000 गवर्नमेंट की सीटें हैं भाई। 40,000 सीटों पे केवल 25 लाख में से वो 40,000 बच्चे जाएंगे जो सबसे ज्यादा क्या होंगे भाई? सबसे ज्यादा फिट होंगे। याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? इन नेचर फूड ग्रोथ कैसी होती है? अर्थमेटिकली। जबकि ऑर्गेनिज्म कैसा ग्रोथ करेगा? एक्सपोनेंशियली। और ये रिजल्ट करता है, पैदा करता है ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन। और जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा, ताकतवर होगा, वो सर्वाइव करेगा और नेचर उसको क्या कर लेगी भाई? नेचर उसको कर लेगी भाई, सेलेक्ट कर लेगी। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अब डार्विन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में मतलब क्या है कि सर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दे जो हमारी डार्विन की इस बात को कर दे कि जो फिट होगा या वेरिएशन जिसके अंदर होगा वही नेचर क्या करेगी? वही नेचर सेलेक्ट करेगी। तो दो एक्सपेरिमेंट यहां पर हम देखेंगे, दो चीजें देखेंगे। एक लेडरबर्ग का रेप्लिका एक्सपेरिमेंट है और एक हमारा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है। दोनों ही हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, लेकिन एनसीईआरटी में लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट के क्या नहीं है, नाम गिवन नहीं है, लेकिन पूरी डिटेल आपको वहां पर मौजूद है। अब ये रेप्लिका एक्सपेरिमेंट देखिएगा क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो, एक प्लेट ली आपने, क्या ली भैया? एक प्लेट ली। इस प्लेट के अंदर क्या डाला आपने? एगार एगार मीडियम डाला। क्या डाला? एगार 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 जेल, आरी बस एग्रोस जेल इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर डालने के बाद में आपने इसमें क्या डाल दिया भैया? बैक्टीरिया डाल दिया और बैक्टीरिया को ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। कब तक बैक्टीरिया ग्रोथ कराओगे? जब तक बढ़िया बैक्टीरिया यहां पर ना बन जाए। आपको मालूम है कि बैक्टीरिया कितनी देर में डिवाइड करेगा? 20 मिनट में अपने आपको डिवाइड करता है, जिसमें 18 मिनट वो अपना कहां गुजारता है? डीएनए रेप्लिकेशन में गुजारता है। ये मालूम आपको होना चाहिए, ठीक है? बैक्टीरिया क्या कर ले? ग्रोथ कर लिया। यानी एक बड़ी प्लेट हमने क्या कर ली? एक बड़ी प्लेट हमने बैक्टीरिया की उतार ली। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप शादी में गए कभी खाना खाने? गए होंगे, जाहिर सी बात है। शादी में एक तो बड़ी सी देग होता है, बड़ा सा भिगोना होता है जिसमें बिरयानी रखी होती है। खाने वाले क्या खाना डायरेक्ट देग से लेते हैं क्या? नहीं। कहां से लेते हैं?
डिश में से लेते हैं, यानी बिरयानी देग से उतर के कहां डाली गई, डिश में, और लोग डिश से उठाते हैं, हाँ या ना। तो मास्टर कौन हो गया, मास्टर तो देग हो गई ना, समझ हमारी बात। और जो कंटेंट मास्टर के अंदर है, देग के अंदर है, वही कंटेंट कहां है, उस डिश के अंदर है। तो डिश क्या हो गई, डिश हो गई रेप्लिका। अब समझ में आया खेल क्या है, सेम कहानी यहां पर है। तो ये क्या हो, ये तो मास्टर कॉपी हो गई कि नहीं होगी, हो गई। अब हमने क्या लिया, जैसे मोहर आती है ना, मोहर आती है, तो मोहर में हमने एक ठप्पा सा लिया, उसके आगे कॉटन का, वेलवेट का या मुस्लिन क्लॉथ लगाया, और मुस्लिन क्लॉथ लगाने के बाद में हमने उसको कहां रखा, हमने उसको इसके ऊपर रखा। ये डायग्राम क्या समझा रहा है कि आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर पे आपने एक वेलवेट या मुस्लिन क्लॉथ को बांधा, और इसके ऊपर क्या डाल दिया, ये मीडियम आपने इसके ऊपर डाल दिया। समझ में आ रही बात, सारा नहीं, थोड़ा सा मीडियम, ध्यान सुनिएगा, क्या डाला, ये मीडियम आपने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर मीडियम डालने से नतीजा क्या हुआ, इसके ऊपर मीडियम डालने से नतीजा ये हुआ कि बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनी यहां पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये आती हुई दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही, अरे आ रही कि नहीं आ रही, आ रही, क्लियर है, अभी ध्यान से देखना, क्लियर है। ये क्या है, ये आपके बैक्टीरिया की कॉलोनी दिखाई पड़ रही, जो कि आपने बैक्टीरिया की जो कॉलोनी करी वो मास्टर कॉपी है, ये आपने क्या कर लिया, कुछ कॉलोनी आपने यहां पर अलग कर ली, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब इस कॉलोनी को आपने क्या किया, इस कॉलोनी में से 2 टेस्ट ट्यूब आपने ली, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाली, एंटीबायोटिक डाल दी, एंटीबायोटिक जैसे कि आपकी कोई पेनिसिलिन हो गई, समझ में आ रही बात, और एंटीबायोटिक जैसे कि आपकी क्या हो गई यहाँ पर, एंटीबायोटिक जैसे कि आपके यहाँ पर मतलब कोई एंटीबायोटिक नहीं है, आप मान करके चलिएगा, समझ में आ रही बात। तो आपने यहां से कुछ सैंपल उठाया, कुछ सैंपल को कहां डाल दिया, पेनिसिलिन वाली में डाल दिया, कुछ को कहां डाल दिया, इस वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ध्यान सुनिएगा, मान लो आपने 10 बैक्टीरिया कहां डाले, यहाँ, हालांकि 10 से ज्यादा होंगे गिनती में, तो 10 मैंने लिया, समझ में आ रही बात, पेनिसिलिन में। तो बताओ यहां पर कोई एंटीबायोटिक है क्या, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो क्या बैक्टीरिया मरेगा, नहीं, तो यहां पर तो सारे के सारे ग्रोथ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां पे है, यहां पर क्या डाला तुमने, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करेगी भाई, क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारेगी। एंटीबायोटिक किसे मारेगी, बैक्टीरिया को। लेकिन होता ही है कि 10 के 10 बैक्टीरिया नहीं मरते, 10 में से आप ये मान लो कि मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन 2 बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इस पेनिसिलिन के मीडियम में क्या होंगे भैया, आपको पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात आपके, ये वही 2 बैक्टीरिया थे जिनके वेरिएशन का तुम्हें नहीं पता था। आ रही बात समझ में, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मेरे सामने कोई टास्क ना आए। हम किसी ऑर्गेनिज्म को देख करके नहीं बता सकते कि क्या कर सकता है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर कहा गया है ना, वो इसीलिए तो कहा गया, अंदर किसमें क्या है कोई नहीं जानता। तो बैक्टीरिया के अंदर यहां पर कॉलोनी थी, इन बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में जन्म जाति क्या आ गया था, वेरिएशन आ गया था, बाय बर्थ वेरिएशन था, लेकिन वो इन्हें पता नहीं था। इसका मजाक उड़ाया करते थे इसके साथ ही बैक्टीरिया, कहने लगा तू बैक्टीरिया के नाम पे धब्बा है, तू फलाना है, तू ढिकाना है, तू ये हो गया, तू वो हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। लेकिन जब कोई ऐसा आफत की घड़ी आई तो उस आफत की घड़ी में सारे के सारे वो बैक्टीरिया जिनमें कोई वेरिएशन नहीं था वो क्या हो गए भैया, वो तो मर गए। लेकिन वो बैक्टीरिया जो जिनमें वेरिएशन था तो वो क्या थे, वो आपके यहाँ पर बच गए। हुआ वही वाली कहानी कि नेचर में वेरिएशन आए, वेरिएशन था तभी तो बचे। और इस वेरिएशन को इनके लिए फायदा का साबित हुआ कब, जब इनको कोई टास्क मिला और इसको नेचर ने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जांपल हो गया। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात आपके। उसके बाद में एक और एग्जांपल हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। समझ में आ रही बात, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल होता है, लेकिन किसकी वजह से, ह्यूमन के एक्शन की वजह से। और वो एक्शन जो ह्यूमन का होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या बोलते हैं भाई, उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के नाम से जाना जाएगा। चलिएगा, तो एक मौत होती है जिसे आप बटरफ्लाई बोल सकते हैं, तितली वगैरह देख सकते हैं आप, दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये मौत थी, इस मौत का नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। क्या नाम है भैया इसका, बिस्टन बिटुलेरिया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 स्पीसीज इसकी पकड़ी, एक व्हाइट मोथ ली और एक कैसी ली, ब्लैक कलर की ली। तो बात है 1850 की। 1850 में इंग्लैंड में किसी तरह से कोई फैक्ट्रियां वगैरह नहीं लगी थी। जब कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं रहा, तो पॉल्यूशन नहीं था। पॉल्यूशन नहीं था तो पेड़ साफ सुथरे थे, पॉल्यूशन नहीं था, पेड़ साफ सुथरे थे, तो लाइकेंस जो कि पॉल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं, व्हाइट कलर के अच्छे अच्छे मोटी मोटी लाइकेंस की लेयर स्टेम के जो पेड़ के तने थे ना, उन तने पर लगी हुई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, एक स्टेम है तुम्हारे पास में, स्टेम कैसे कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। उस पर क्या है, उस पर काली मक्खी भी बैठी है और व्हाइट भी बैठी है। तो बताओ व्हाइट कलर के स्टेम पर तुम्हें कौन सी मक्खी दिखाई पड़ेगी, ब्लैक वाली दिखाई। तो अगर कोई शिकारी शिकार करने के लिए आएगा तो शिकार किसका होगा, ब्लैक वाली का कि काले वाली का, ब्लैक वाली का। काले
जो व्हाइट वाली है वो तो उसका तो नंबर बढ़ेगा ना, और ब्लैक वाले का नंबर क्या रहेगा, ज्यादा। तो यही तो है कि 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट मोथ का नंबर क्या था, ज्यादा था, ब्लैक का क्या था, कम था। रीजन क्या दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकेंस ने ट्री के ट्रंक को क्या कर रखा था, कवर कर रखा था, जिससे व्हाइट मोथ इनविजिबल थी और ब्लैक मोथ क्या हो गई भाई, विजिबल हो गए। नतीजा कि मोर प्रेडेशन किसका हुआ, ब्लैक वाले का हुआ। लेकिन जैसे 1850 के बाद में फैक्ट्रियां लगना शुरू हुई, बड़े 10 20 50 साल के अंदर बड़ी तेजी से फैक्ट्रियां फैली वहां पर, 1850 से 1920 के अंदर दबाकर वहां पर फैक्ट्रियां लगी, दबाकर वहां पर कोयला फूंका गया, दबाकर वहां पर क्या हो गया, पॉल्यूशन, काला धुआं हो गया। अब पॉल्यूशन काला धुआं क्या है भैया, जहां पॉल्यूशन है वहां लाइकेंस तो होगा नहीं, तो लाइकेंस हटे पहले तो, प्लस जो पेड़ों के तने थे वे क्या हो गए, काले हो गए। अब फेवरेबल एनवायरमेंट किसके लिए हो गया, काले के लिए हो गया गधे। अब काला छिप गया ना काले रंग में, क्या दिखाई पड़ेगा काले में, सफेद वाली। तो इस बार शिकार किसका ज्यादा हुआ, व्हाइट वाले का। तो नंबर किसका ज्यादा रहा, ब्लैक वाले का, याद रखिएगा। तो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ट्री ट्रंक बिकम ब्लैक ड्यू टू पॉल्यूशन, व्हाइट मोथ विजिबल हो गई, ब्लैक मोथ इनविजिबल हो गई, मोर प्रेडेशन। लेकिन एक चीज रही यहां पर, ऐसा नहीं हुआ कि भैया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, यानी कि जब व्हाइट मोथ का नंबर ज्यादा था, तब ब्लैक बिल्कुल खत्म हो गई। ब्लैक का नंबर कम था लेकिन मौजूद तो थी। और ऐसा भी नहीं था कि जब भैया पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन के टाइम पर ब्लैक का नंबर इतना ज्यादा हो गया और व्हाइट बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं भाई, नंबर तो तब भी था। एनसीईआरटी लिखती है कि भैया जी कि कोई भी कंप्लीटली किसी भी केस में कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। हमारी बात समझ में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है नहीं है भाई, कंडीशन कैसे सामने, वही वेरिएशन था, ब्लैक कलर में व्हाइट वाले में वेरिएशन है, निकल गया, जिसको फायदा जिसके एनवायरमेंट के हिसाब से मिला वो सर्वाइव करा, जिसको नहीं मिला वो वाइप आउट होता चला गया। ठीक है, चलिएगा, ये एग्जांपल है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। पहला वाला डायग्राम कब दिखा रखा, अनपॉल्यूटेड केस में, दूसरे वाला पॉल्यूशन वाले केस में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब डार्विन के इतनी सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। सर डार्विन की थ्योरी के की कॉन्सेप्ट क्या थे, डार्विन की थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट थे। नंबर 1 पे आता है ब्रांचिंग डिसेंट, जिसमें हम होमोलॉजी के अंदर कवर कर चुके हैं, कर लिया मैंने कवर आपका। और नंबर 2 पर आता है बेटा आपका नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में बात करूंगा कल। ठीक है, अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ। ब्रांचिंग डिसेंट में एक बार तो मोटा मोटा सा रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रांचिंग डिसेंट को हम एडेप्टिव रेडिएशन और पैरेलल इवोल्यूशन, दो चीजें यहां पर हम देखने वाले हैं ब्रांचिंग डिसेंट के अंदर। देखिएगा मतलब क्या, देखो एक स्पीसीज है, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब समझिए क्या है, एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है कोई, तो वो स्पीसीज के कुछ मेंबर तो ऐसे के ऐसे ही रहे, लेकिन कुछ मेंबर इवॉल्व होकर के लाखों साल हजारों साल के बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए, स्पीसीज 2 के अंदर कन्वर्ट हो गए। सारी बात समझ, वो स्पीसीज 2 ग्रोथ करी, कुछ स्पीसीज तो क्या रही, स्पीसीज की स्पीसीज 2 ही रही, लेकिन इसमें से कुछ मेंबर निकल के एक नई स्पीसीज बना दी, जिसे हमने क्या नाम दिया, स्पीसीज 3 का नाम दिया। इसमें से ही कुछ नए मेंबर निकल करके क्या बना दिया, स्पीसीज 4 का नाम दिया। समझ में आ रही बात, स्पीसीज 4 के कुछ मेंबर तो एज इट इज रहे, लेकिन कुछ में चेंज आकर के वो क्या बन गए, वो बन गए स्पीसीज 5। अगर आप देखो टेक्निकली सबके पेरेंट कौन है भाई, सबका पूर्वज स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 2 का भी, स्पीसीज 3 जो है स्पीसीज 2 का बालक है, यानी कि ये इसका स्पीसीज 4 जो है वो स्पीसीज 2 से निकला है, स्पीसीज 5 4 से निकला, 4 2 से निकला, 3 भी 2 से निकला और 2 किससे निकला, 1 से निकला। तो ये क्या है, एंसेस्टर हो गया, नहीं हो गया। तो यही क्या है आपका ब्रांचिंग डिसेंट है, जहां से ब्रांचिंग आपको निकलते हुए दिखाई पड़ रही है, और ये आपको प्रूव करता है एडेप्टिव रेडिएशन और पैरेलल इवोल्यूशन से ब्रांचिंग डिसेंट हमें अच्छे से समझ में आता है। एडेप्टिव रेडिएशन को हम एडेप्टिव डाइवर्जेंसी बोलते हैं, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपको, मार्सुपियल्स रेडिएशन मेटाथीरिया का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी आपको पढ़ा दिया। इसमें दो एग्जांपल हमारे हैं, एक है डार्विन फिंचेस का और एक है मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। समझ में आ रही बात। अब डार्विन फिंचेस जो कि डार्विन ने एनालाइज किया था कहां पर, गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका के अंदर। फिंचेस बोलते हैं बर्ड्स को, और उनका कलर कैसा था, स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड थी। जो ओरिजिनल बर्ड थी ना, ओरिजिनल शुरुआत में जो सबसे पहली स्पीसीज थी, वो क्या थी, वो सीड खाने का काम करती थी। किसका काम करती थी, सीड खाने का। लेकिन समय के साथ काल के चक्र में ये परिवर्तन आया, तो स्पीसीज कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। अब भैया पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ स्पीसीज ने क्या खाने शुरू कर दिए, इंसेक्ट खाने शुरू कर दिए, और कुछ स्पीसीज ने अलग अलग तरह की वेजिटेशन खानी शुरू कर दी। कोई कैक्टस खा रहा है, कोई लीफ खा रहा है, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई स्टेम कोई नोच रहा है, समझ में आ रही है, कोई सीड पे कंटिन्यू है। तो कहानी क्या निकली, कहानी ये निकली कि भैया जब सबकी फूड हैबिट अलग अलग हो गई, तो सबकी जो चोंच है, सबकी बीक का अरेंजमेंट भी क्या हो गया भाई, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। समझ में आ रही बात आपको। ये डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, देखिएगा ये वैरायटी दिखा रखी है। गैलापागोस आइलैंड में इसकी चोंच अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है, याद रखिएगा। ये प्रॉपर डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओरिजिनल जो एंसेस्ट्रल जो पूर्वज है वो क्या खाती थी, वो तो सीड खाती थी। अरे खाती है, नहीं खाती थी, ठीक है। इसके अलावा क्या थी भैया,
इसके अलावा ये सारी की सारी सीड थी कि कोई इंसेक्ट को खाया करती थी, कोई आपके भैया कैक्टस को खाया करती थी, कोई फ्रूट खाया करती थी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर लगभग बुक बोलती है, लिटरेचर बोलता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन लिटरेचर बोलता है कि एक कॉमन एंसेस्टर सीड ईटर बर्ड से कितने टाइप की बर्ड बनी थी? 20 टाइप की बर्ड थी। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या था आपका एडेप्टिव रेडिएशन, किसको लेकर? डार्विन। भाई एडेप्टिव रेडिएशन ही तो हो रहा, रेडिएशन ही तो हो रहा, एक कॉमन पॉइंट है, उसी से क्या हो रहे सारे के सारे रेडिएट हो रहे, होमोलोगस इवोल्यूशन को भी शो कर रहे। और यही किसने किया था? मार्सुपियल्स ने किया था। मार्सुपियल्स बोले तो मेटाथीरिया, अगेन मेटाथीरिया वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्लेसेंटा तो होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती। बच्चे का जन्म अंडर डेवलप्ड होता है और बाद में बच्चे का डेवलपमेंट कहां होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने मिलता है, और ये आपके मेटाथीरिया होते हैं, मार्सुपियल्स वगैरह आपको देखने मिलते हैं। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात? कौन से पीरियड में थे ये? जुरासिक में आए थे, याद रखिएगा। कौन से पीरियड में आए थे? जुरासिक। ट्राइसिक में कौन आया था? प्रोटोथीरिया। दो एग्जांपल याद रखना इसमें, प्लेटिपस और एकिडना। समझ में आ रही बात? क्या ये भी बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि अलग अलग मार्सुपियल्स हैं भैया? ये मार्सुपियल्स कॉमन थे, मेटाथीरिया थे, उनसे अलग अलग टाइप के क्या बने? आपके मार्सुपियल्स बने। उसके बाद में हम बात करते हैं यूथीरिया, प्लेसेंटल मैमल। भैया एडेप्टिव रेडिएशन में हम मार्सुपियल्स पढ़ रहे तो यूथीरिया भी पढ़ो, प्लेसेंटल मैमल भी पढ़ो। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे प्लेसेंटल मैमल है। तो एक एडेप्टिव रेडिएशन कौन सा? एक एडेप्टिव रेडिएशन तो ये वाला प्लेसेंटल मैमल का। एक एडेप्टिव रेडिएशन कौन से वाला? ये दोनों वाले। दो अलग अलग जगह के एडेप्टिव, यानी कि ये कहां चल रहा? ऑस्ट्रेलिया में। ये कहां चल रहा? एशिया में। कहां चल रहा है ये? एशिया में। सेम प्रोसेस चल रहा, सेम प्रोसेस चल रहा, लेकिन सेम एनवायरनमेंट आने की वजह से, यानी कि जब सेम प्रोसेस अलग अलग जगह पर चल रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको? पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या शो करते हैं भाई? पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? अब पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा कि मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अकड़ हो रहे हैं किसी भी एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। ऑस्ट्रेलिया का इलाका क्या था भाई? आइसोलेटेड ही तो था। अरे था नहीं था? वहां पर प्लेसेंटल मैमल भी थे और आपके कौन थे भैया? वहां पर आपके मार्सुपियल्स भी थे। इसका रेडिएशन अलग हो रहा था, इसका रेडिएशन अलग हो रहा था, और इसका दो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म क्या थे? सिमिलर कंडीशन में आए, उन्होंने क्या शो करा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो किया। हरी बात है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एडेप्टिव कन्वर्जेंस, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, ये एग्जांपल देखिएगा, प्लासेंटल मैमल है, ये आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। आप देख सकते हैं ये माउस आपके प्लासेंटा का हो गया, ये आपका किसका हो गया माउस? आपके ये मेटाथीरिया वाला मार्सुपियल्स का हो गया। तो ये किसको शो करे भाई? पैरेलल इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल शो करते हैं। अच्छा, इनके नाम याद रखने हैं आपको भैया। एग्जामिनर कोई भी चीज मिस करके यहाँ पर आपको दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले भैया? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करें। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, वही है ना कि जो फिट होगा नेचर क्या करेगी? उसे सेलेक्ट करेगी। और डार्विन की जो थ्योरी का एसेंस था ना, जो मेन पॉइंट था बेटा, वो यही तो था, नेचुरल सिलेक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, और इवोल्यूशन का मैकेनिज्म भी यही है, नेचुरल सिलेक्शन ही। और नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच हेरिटेबल वेरिएशन, समझ में आ रही बात? ऐसे वेरिएशन जो एक पीढ़ी से क्या जा रहा है दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इनेबल करते हैं। यानी कोई वेरिएशन आया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया, वो वेरिएशन अगर अच्छा है, फेवरेबल है, तो अगली स्पीसीज के लिए प्लस पॉइंट होगा, फायदे का काम होगा, जिसकी वजह से वो स्पीसीज बेटर सर्वाइव करेगी। बेटर सर्वाइव करेगी तो उसकी रिप्रोडक्शन रेट हायर साइड होगी, और कई सारे नंबर ऑफ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पैदा करेगी। बच्चों को पैदा करेगी, नेचर उसे सेलेक्ट कर लेगा, जो उसमें सबसे बेहतर होगा नेचर उसको क्या कर लेगी? सेलेक्ट कर लेगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे की कहानी हम कहां पढ़ेंगे भाई? आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अपना कल। इसी के साथ हमारा नेचुरल सिलेक्शन वाला पोर्शन क्या होता है भाई? कंप्लीट होता है। तो कल की क्लास में ध्यान सुनिएगा, कल की क्लास में नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन थ्योरी, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपकी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद में आपकी क्या हो जाएगा? ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी कल की क्लास में क्या होगा? ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आपका क्या बोलते हैं, म्यूटेशन थ्योरी। और परसों क्लास में क्या हो जाएगा? आपके फ्राइडे तक आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एट द सेम टाइम फ्राइडे तक आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? फ्राइडे नहीं तो सैटरडे तक आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। और वहीं तक क्या कंप्लीट हो जाएगा? आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? और ये फिर हमारी इसके बाद में हमारी बायोलॉजी ऑफिशियली क्या हो जाएगी? बॉटनी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।